फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फूड इंजीनियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ईसीएम पे बात करने वाले। इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ईसीएम। तो ये उसका पूरा डायग्राम है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम इसके कुछ पार्ट्स को समझेंगे, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा यूज करते हैं वो देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत इसकी करंट डेंसिटी फॉर्मूला, वोल्टेज का क्या है, गैप कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट की क्वालिटी, थोड़ा बहुत ये सब डिस्कस करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जब ये टॉपिक लिए है इस टॉपिक के हर एक पॉइंट को कवर कर लें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। नाउ क्या समझ में आ रहा है इस डायग्राम से? एक चैम्बर है, ये है चैम्बर। इस चैम्बर पे आपका वर्क पीस रखा हुआ है। वर्क पीस को हमने एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करके रखा है, और आपका जो नोजल है, नोजल बोला जाए इसको या फिर टूल बोला जाए, ओके, इस टूल को हम कैथोड से कनेक्ट करके रखे हैं। दैट मींस नेगेटिव चार्ज, पावर सप्लाई दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज हम टूल में दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज हम वर्क पीस में दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम यहाँ पे मशीनिंग प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टूल का और वर्क पीस का टच नहीं कराएंगे, टूल को वर्क पीस से हम टच नहीं कराएंगे, लेकिन हम अपना काम भी कर लेंगे। वर्क पीस से हमको जितना मटेरियल रिमूव करना है वो रिमूव भी कर लेंगे। कैसे? हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, टूल हमारा नेगेटिव चार्ज है, वर्क पीस हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अभी ये एक डिस्टेंस पे है। जब ये एक डिस्टेंस पे है तो इनके बीच में चार्ज ट्रांसफर तो होगा नहीं, क्योंकि इनके बीच में तो गैप है। तो उस गैप को फिल करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, जब इनके बीच में आता है तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कौन कौन सा होता है? NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, NaNO3 हो गया, यही सब इलेक्ट्रोलाइट है। इनको यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज नेगेटिव, अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज आएगा। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। सेम टूल से जब वो एनोड की तरफ मूव करेगा, ये सरफेस क्या होगा, हीट होने लगेगा, और हीट होगा, और हाई प्रेशर से ये फ्लूइड भी आ रही है, तो हीट हो रहा है, ऊपर से ये फ्लूइड भी हाई प्रेशर से आ रही है। तो क्या करेगी ये जो इलेक्ट्रोलाइट, इसके जितने सरफेस पे या फिर जहां पे इसको हमने फोकस कर रखा है वहां का मटेरियल रिमूव होने लगेगा, और वो बाहर इलेक्ट्रोलाइट के साथ मटेरियल्स बाहर आने लगेंगे, और वो आकर इधर इलेक्ट्रोलाइट और मटेरियल इधर नीचे चैम्बर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक था, ये ओवरऑल इसका ईसीएम का, ठीक है। अच्छा, अगर आपको, और ये तो मैंने सेट करके रखा है टूल, क्योंकि हम अब टूल पे इतना ही गैप करना है। ये जो टूल होता है ये मूवेबल होता है, और इसको आप फीड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इस टूल को ऊपर और नीचे कर सकते हो। गड्ढा अगर आपको बड़ा करना है तो आप इसको नीचे करते जाओ, ये ऑटोमेटिक ये जो होल है यहाँ का वो बड़ा होते जाएगा। लेकिन जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपको कितना मेंटेन करके रखना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपको 0.1 to 0.2 mm आपको गैप मेंटेन करके रखना है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू में। चलिए, तो अब हम इसका मटेरियल रिमूवल रेट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्या मटेरियल रिमूवल रेट होगा इसका ना, इसका Q मतलब MRR, मटेरियल रिमूवल रेट, MRR, Q को हम मटेरियल रिमूवल रेट बोलते हैं। इसका जो ईसीएम का जनरल जो है वो है 16 into 10 power 3 mm³ per minute। ये है मटेरियल रिमूवल रेट। पावर कंजप्शन कितना है? अब भाई इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज हो रहा है तो कुछ पावर कंजप्शन भी होगा। पावर कंजप्शन 30 times more than of conventional machine।
तो पावर कंजप्शन इसका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मशीनिंग। जो भी कन्वेंशनल मशीन है, ग्राइंडर है, मिलिंग है, उसके अकॉर्डिंग 30 गुना ज्यादा पावर कंजप्शन इसमें होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक माइंड में रखना है ना। एक फॉर्मूला और याद रखना है इसमें आपको कि हाउ मच मास ऑफ मटेरियल विल बी रिमूव फ्रॉम देयर। m इज इक्वल टू I T E upon F, where F is a Faraday's constant and the value is 96500। ठीक है, I क्या है? I यहाँ पे आपका करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I करंट हो गया। T आपका है कि इन हाउ मच टाइम, T इन सेकंड, I इन एम्पियर एंड E इज ग्रेन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, या फिर आप E is ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक आपको माइंड में रखना है। उसके बाद अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? E की वैल्यू, ग्राम इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू कैसे निकलेगी? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट अपॉन Z is called वैलेंसी, where Z is called वैलेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट का और एटॉमिक वेट ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर आपका ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो आपका जब नया फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल टू I T A अपॉन F Z। तो आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया हाउ मच मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और मटेरियल विल बी रिमूव। नाउ MRR, Q का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? MRR इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास आपका आया I T A अपॉन डेंसिटी रो F Z। ये हो गया मास मटेरियल रिमूवल रेट का फॉर्मूला। ठीक है, आपको एक इसको याद रखना है ना। एक और इसमें आपको याद करके रखना है करेंट डेंसिटी। हाउ मच करंट डेंसिटी कितना रिक्वायर्ड है? करंट डेंसिटी याद करके रखना है K V माइनस डेल V अपॉन Y E। ठीक है, K that is K is the conductivity, K is the conductivity, V is the supply voltage, del V is change over voltage, जो extra voltage है losses हो रहे हैं उनको लेकर, and Y E is the equilibrium gap between this gap। ठीक है, where आप फर्दर आप Y E equilibrium gap अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, equilibrium gap का फॉर्मूला होता है Y E K A V minus del V upon rho F Z and this F। ठीक है, where this F is equal to feed rate in सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये था कुछ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। पहले M की वैल्यू, MRR की वैल्यू, करंट डेंसिटी एंड दिस इक्विलिब्रियम गैप। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। तो अब हम डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम थोड़ी नहीं यूज कर सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे भाई वो फुलफिलमेंट करनी चाहिए हमारी जो भी कंडीशंस है। नाउ इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी कौन कौन सी? ये 5 प्रॉपर्टी आपकी इलेक्ट्रोलाइट की होनी चाहिए, तभी हम उस इलेक्ट्रोलाइट की यूज कर सकते हैं। क्या क्या? हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, के की वैल्यू आपकी इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होना चाहिए, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हाई स्पेसिफिक हीट एंड लो विस्कोसिटी, उसकी स्पेसिफिक हीट हाई होना चाहिए बट द विस्कोसिटी ऑफ द दैट फ्लूइड विल बी लो।
इनएक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल, तो जाहिर सी बात है आप कोई भी मशीन बना रहे हो तो उसमें जो भी चीज यूज कर रहे हो आप चाहोगे कि वो खराब हो तो कभी भी इजीली अवेलेबल आ जाए, सस्ता भी हो, आप चाहोगे ऐसा बनाना, तो आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्सपेंसिव होनी चाहिए और मार्केट में इजीली अवेलेबल होना चाहिए वैसी इलेक्ट्रोलाइट। नॉन कोरोसिव, यस आपकी इलेक्ट्रोलाइट नॉन कोरोसिव होनी चाहिए। अगर वो कोरोसिव नेचर की हुई तो आपकी जो टूल है, टूल जिस पाइप से आ रहा है, जिस टूल से आ रहा है उसको वो डिटोरेशन करने लगेगा, ठीक है। केमिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो करंट डेंसिटी तो हमें चाहिए, तो हम ऐसा नहीं हो कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी विल बी लो, देयरफॉर द करंट डेंसिटी विल बी more. Due to this, we have faced high amount of electricity. Okay, so it is chemically active to cost efficient metal removal. ठीक है, इसके efficient current केमिकली एक्टिव होगा, करंट इजीली फ्लो होगा इसके अंदर, तो ज्यादा अच्छे तरीके से मेटल को रिमूव करेगा, उतना ही फास्ट रिमूव करेगा। अब हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट देख लेते हैं। जनरली कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं इसमें, NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, NaNO3, सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। तो ये था ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये सब तो ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट के साथ अगर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, मतलब अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रोलाइट के ज्यादा हाई प्रेशर राइज हो गया या तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया इनलेट और आउटलेट पे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए देखते हैं। ओके, तो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर कॉन्सेंट्रेशन का कुछ मैटर हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा बिहेव करेगा, टेम्परेचर का कोई मैटर हुआ या प्रेशर का कोई मैटर हुआ तो क्या। कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, एक या तो आपका इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा गाढ़ा है, बहुत ज्यादा विस्कस है, या तो नॉर्मल है डाइल्यूट केस में, ठीक है। अगर आपकी इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ज्यादा विस्कोसिटी है, ज्यादा गाढ़ापन जिसको बोलते हैं गाढ़ा है, तो क्या होगा, उसका मतलब क्या है, मतलब आप क्या NaCl आप में सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, तो सॉल्ट तो क्रिस्टल फॉर्म में, तो क्या करेगा, ज्यादा कंसंट्रेशन होने का करंट की जो ट्रेवलिंग होगा वो कम रेजिस्ट हो जाता करेगा, ठीक है। लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो इट्स अकाउंट द ग्रेटर डेंसिटी ऑफ करंट व्हिच हैव नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रिक अगर खर्चा होगा तो हम क्या करेंगे, तो थिक होने से, कंसंट्रेशन थिक होने से हमारा करंट इजीली फ्लो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स जो है इकट्ठे हो जाएंगे, वो थिक हैं। और एक और केस है, अगर कंसंट्रेशन है तो सॉल्ट पार्टिकल जो है, सॉल्ट का जो क्रिस्टल फॉर्म है वो ये सरफेस पे आकर जम जाएगा, जो सरफेस पे आकर इकट्ठा हो जाएगा, तो मेटल तो कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा आपके फ्लूइड के, पूरा सॉल्ट आपका वो प्लेस को घेर लिया, तो क्या होगा, उससे आपका मेटल इजीली रिमूव नहीं होगा, मशीनिंग प्रोसेस आपकी रुक जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर कंसंट्रेशन लो हुआ तो अच्छी बात है, कंसंट्रेशन लो है, मतलब अगर वो डाइल्यूट केस में है, डाइल्यूट केस में अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा है तो अच्छी बात है, करंट फ्लो भी अच्छे से होगा और हमारा मेटेरियल रिमूवल भी अच्छे से होगा फिर, ठीक है। तो जनरली हमें डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है, हमें गाढ़ापन की यहाँ पे जरूरत नहीं है ना।